नमस्कार दोस्तों। आपको पता है आर ओ के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हमने कवर कर ली हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। समय ज़्यादा नहीं बचा है। जीएस के लिए अगर आप सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस करते हैं इस समय, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे। आज की वीडियो में हम अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे। अर्थव्यवस्था के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, आपको पता है ना ये कौन कौन से तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, उन एग्ज़ाम्स में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके बार बार प्रश्न बनाया जाता है, उन सब का कलेक्शन है। इसीलिए इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आज हम इकॉनमी कवर करेंगे। जो विषय बच गए हैं जल्दी जल्दी उनकी वीडियोज़ आएंगी, सबको हम जल्दी से कवर कर लेंगे। एक और चीज़, अगर आप इस सीरीज़ के तथ्यों को जल्दी से तैयार करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी पीडीएफ नोट भी मिल रही है टेस्ट सीरीज़ के साथ। आप में से कई दोस्त पूछते हैं कि सर हमारा तो लेट हो गया, टेस्ट सीरीज़ पहले शुरू हो गई थी, तो हम क्या करें। करना कुछ नहीं है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले की सारी नोट, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, एक ही साथ मिल जाएगी। उसके बाद से आने वाली पीडीएफ आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, जो मतलब पीडीएफ आगे आएगी वो ग्रुप में मिलेगी। ठीक है जी। उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको एक लिंक दिया जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है जी। तो चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आर ओ की एक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सभी विषयों में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य टॉपिक वाइज पूछे गए हैं उन्हें वन लाइनर फैक्ट में कवर कर रहे हैं, ताकि आप इनका बार बार रिवीजन कर सकें। यही सवाल बार बार रिपीट होते हैं और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें रिवीजन करते समय किन तथ्यों को विशेष महत्व देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस टेक और एनवायरनमेंट, इन सभी के वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, जाकर उन्हें जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है राजस्व एवं राजकोषीय नीति। अब राजस्व एवं राजकोषीय नीति से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 27 नवंबर 2017 को किया गया था। 15वां वित्त आयोग 27 नवंबर 2017 को गठित किया गया था। और भारत सरकार द्वारा गठित 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह। अभी 16वें वित्त आयोग की बात चल रही है, इसलिए ये 15वां वित्त आयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये 2020 से 2025 तक के लिए है। आगे है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दर से लगाए जाते हैं। जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो जीएसटी होते हैं, और जीएसटी पे किसी पे कम या ज़्यादा तो लगाया नहीं जाता है, सब पर समान होता है। ठीक है, अगला है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य हैं। किसके? राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं। किसके उद्देश्य हैं? राजकोषीय नीति के। आगे है, संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्रायः होती है किसकी? राज्यों को अनुदान देने में। जो संघ का बजट जारी किया जाता है उनमें सबसे बड़ा भाग राज्यों को अनुदान देने में ही व्यय होता है। अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है। प्रत्यक्ष कर कोड जो है वो आयकर से संबंधित है। ठीक है, आगे है, भारत जो जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। यानी कि सरकार का खर्च ज़्यादा है और आय कम है, इनकम कम है और खर्च ज़्यादा है, तो उसे राजस्व घाटा कहेंगे। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूर्ण रोजगार प्रदान करना ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है? तो ब्याज का भुगतान। सरकार ने बहुत सारे ब्याज उठा रखे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो उन ब्याज नहीं, लोन, माफ़ कीजिएगा, सरकार ने बहुत से ऋण उठा होते हैं, लोन लिए होते हैं, उनका जो हर साल ब्याज चुकाना होता है उसमें बहुत बड़ी मद खर्च होती है। सबसे बड़ा मद ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। भारत में सकल घरेलू बचतों का सर्वाधिक हिस्सा क्या है? भौतिक परिसंपत्तियों का। जो सकल घरेलू बचत होती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भौतिक परिसंपत्तियों का होता है। ठीक है, लेखा अनुदान। लेखा अनुदान क्या है? ये संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। किस बात की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारत की जो संचित निधि है उससे धन निकालने के लिए। भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए एक छोटी निश्चित अवधि के लिए जब धन निकाला जाता है तो उसे लेखा अनुदान कहा जाता है। ठीक है,
भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह उस समय थे, उनके द्वारा की गई थी। मुद्रास्फीति की दरें आधारित होती हैं किससे? थोक मूल्य सूचकांक से। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दरें निर्धारित की जाती हैं। आगे है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो एक केलकर समिति ने यह सिफारिश की थी। मोडवेट क्या है? तो मोडवेट जो है वो मूल्यवर्धित टैक्स या वैट से संबंधित है। हालांकि वैट अब समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह जीएसटी आ चुका है। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? ये कॉल्डार ने इसका ऐसा सुझाव दिया था। ठीक है, आगे है, वह कर जो संघ द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है किंतु संघ तथा राज्यों के बीच बांटा जाता है। वह कर कौन सा है? कृषि आय के अतिरिक्त जितने भी आयकर हैं, जितना भी इनकम टैक्स है, वो सब संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है, संघ सरकार के द्वारा वसूला जाता है, लेकिन राज्यों के बीच में बांटा भी जाता है। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर कितने % करने का सुझाव दिया था? 30% करने का सुझाव दिया था। कितना? 30%। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो अभी जीएसटी ही सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में केंद्र सरकार की आय के 2 सबसे बड़े स्रोत क्या हैं? तो जीएसटी 18% का टैक्स आता है वहाँ से, निगम कर से 18% और आयकर से 17%। ठीक है, लेकिन जो अगला बजट आएगा उसमें इस आंकड़ों को फिर से देख लीजिएगा। अगला है, खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है आयकर। आयकर में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं की जाती है। ठीक है, खरीदारों के लिए जीएसटी में वृद्धि होती है। अप्रत्यक्ष कर क्या है? वो बिक्री कर। बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार नहीं लगाती है। केंद्र सरकार के द्वारा मनोरंजन कर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या है? तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य सरकारों के द्वारा ही कृषि आयकर लगाया जा सकता है, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं। ठीक है, राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता है क्या? निगम कर। निगम कर राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता। आयकर छूट नहीं है क्या? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर आयकर छूट नहीं मिलती है। आगे है, आगम का सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी। जीएसटी जो है वो आगम का सबसे बड़ा स्रोत है। एक कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है, वो है उत्पाद कर और आयकर। उत्पाद कर और आयकर जो है, उत्पाद कर, आयकर, तटकर और उपकर, ये सब केंद्र सरकार के द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटे जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक अनुपात क्या है? तो राजकोषीय घाटे का अनुपात सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक अनुपात में रहता है। ठीक है, प्राथमिक मूल्यों पर। आगे है, प्रत्यक्ष कर क्या है? तो संपदा कर। संपदा कर जो लिया जाता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। वह कर जो संघ सरकार द्वारा लगाया वसूला जाता है किंतु राज्यों के साथ बांटा जाता है। वो फिर से देखिए आ गया, कृषि आय के अतिरिक्त जितनी भी आय होती है उस पर जो कर लगाया जाता है वो ऐसा होता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय करों का राज्यों तथा केंद्रों के मध्य बंटवारा करना, ये वित्त आयोग का कार्य है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। क्या विवेचना की गई है? अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। यदि घाटे की जो वित्त व्यवस्था है उसको पूरा करने के लिए ढेर सारी मुद्रा छाप दी जाएगी तो क्या? मुद्रास्फीति आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व किसके ऊपर होता है? ये वित्त मंत्रालय के ऊपर होता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसके लिए? किससे पूर्व? आगामी वर्ष के बजट से पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है ना, वो बजट से पहले आता है। जिला साख योजना बनाई जाती है किसके लिए? लीड बैंक योजना के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई जाती है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, इसे एलपीजी कहा जाता है। ये आर्थिक नीति घोषित की गई थी किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। एलपीजी रिफॉर्म किसके द्वारा लाए गए थे? नरसिम्हा राव के द्वारा। वह कथन जो सेवा कर के लिए सत्य नहीं है वह है कि प्रत्यक्ष कर की यह एक प्रत्यक्ष कर है। जो सेवा कर है ये एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, सेवा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। ये जीएसटी के अंतर्गत आता है। सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स से तात्पर्य क्या है? जो सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकना टोबिन टैक्स कहलाता है। ठीक है, और आगे है,
वह कर जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य बांटे जाते हैं, नहीं बांटे जाते, केंद्र और राज्यों के मध्य नहीं बांटे जाते, वह आयात निर्यात एवं निगम कर। आयात निर्यात और निगम कर केंद्र और राज्यों के मध्य नहीं बांटे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। तो मुद्रा एवं बैंकिंग से जो सवाल पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। पहला तथ्य है, वर्ष 2019 में सार्वजनिक बैंक के विलय में मतलब सार्वजनिक बैंकों के विलय की घोषणा की गई थी। तो इसके बाद इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें किया गया था? तो इस इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ था। किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ। आगे है, हरित बॉन्ड के संबंध में सत्य कथन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं सही था। कौन सा ऑप्शन नहीं सही था? यह है कि हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। नहीं, ये अल्पकालिक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ बैंक हैं, उनको बताना है कि वो किस प्रकार के बैंक हैं। ठीक है, तो इंडियन बैंक एक सार्वजनिक बैंक है यानी पीएसयू है, और आईसीआईसीआई बैंक ये एक प्राइवेट बैंक है, सिटी बैंक ये एक विदेशी बैंक है यानी फॉरेन बैंक है, और सारस्वत बैंक एक सहकारी बैंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। कौन कौन से प्रयोग करता है या क्या क्या उपाय करता है? तो वो बैंक दर में वृद्धि कर सकता है, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में वृद्धि कर सकता है, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि कर सकता है यानी एसएलआर में वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब कुछ बैंक है उनमें किसका किसका विलय किया गया, उन बैंकों में किन बैंकों का विलय किया गया है ये देख लीजिए। ठीक है, तो केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक था उसे केनरा बैंक में मिला दिया गया है। फिर कारपोरेशन बैंक था उसको यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मिला दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इनको पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया है, और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी जो सिडबी था उसका मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु तो प्रत्यक्ष उपाय क्या है? प्रत्यक्ष उपाय है मौद्रिक नीति में परिवर्तन करना। अगर आप मौद्रिक नीति में परिवर्तन करते हैं तो प्रभावी मांग को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आगे है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के किस वर्ग हेतु लाभकारी है? यानी मुद्रास्फीति अगर आती है तो किसको लाभ होगा? जो कर्ज देता है उसे लाभ होगा या जो कर्ज लेता है उसे लाभ होगा? तो कर्ज लेने वाले को लाभ होगा। ठीक है, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी किस नाम से जानी जाती है? तो गोपुरिया कमेटी। गोपुरिया कमेटी किसके लिए थी? वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार हेतु। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, शेयर मार्केट में जो विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो सबसे बड़ा हिस्सा रखता है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में। ठीक है, आगे है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो वह है आरबीआई। सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? आरबीआई है। आगे है, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1994। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता का जो सवाल है वो कई बार पूछा गया है। आगे है, वह संस्था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने कभी नहीं की है तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है आरबीआई की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ क्या है? तो रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। अगर आप रुपए को किसी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो परिवर्तित हो सकती है चालू व्यवहारों में। ठीक है ना, चालू खाते में। हाल के वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ है किसकी अपेक्षा? डॉलर की अपेक्षा। पहले हमारा जो रुपया था वो बहुत कमज़ोर था, अब धीरे धीरे रुपया मजबूत हो रहा है। ऐसा ये सवाल तब पूछा गया था जब रुपए की स्थिति मजबूत हुई थी। अभी भी है, मतलब इतनी खराब नहीं है अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो। भारत में कागजी मुद्रा पहली बार कब निकाली गई थी या जारी की गई थी? ये 1862 में। भारत में सबसे पहले कागज की मुद्रा 1862 में जारी की गई थी। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या नहीं था? विदेशी विनिमय दर की स्थिरता।
जो विदेशी विनिमय दर होती है ना, उसको स्थिर करना ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, विदेशी जो मौद्रिक नीति होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति को कम करना और इसके अलावा महंगाई को घटाना, ये सब चीज़ें मौद्रिक नीति का काम होता है। ठीक है, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? वृहद मुद्रा या आरक्षित मुद्रा के द्वारा। ठीक है, मुद्रा गुणक किसके द्वारा परिभाषित होता है? वृहद मुद्रा या आरक्षित मुद्रा के द्वारा। आगे है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ पर होती है भारत में? तो ये मुंबई में होती है, कोलकाता में होती है और हैदराबाद में। इन 3 जगहों पर सिक्कों की ढलाई होती है, सिक्के ढाले जाते हैं। आगे है, भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव कब प्रारंभ की गई थी? तो 1957 से। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक के वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए हैं तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे और बाद में वित्त मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया है कि किसमें? तो भारतीय स्टेट बैंक इंडिया में लगी हुई पूरी पूंजी को भारत सरकार ने क्रय कर लिया है। अब उसमें भारत सरकार का 51% से अधिक स्टेक है। ठीक है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का जो रख रखाव किया जाता है किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। अगर आपको कहीं दूसरे देश से माल खरीदना है तो आप जाहिर सी बात है कि अपने रुपए को विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट कराएंगे। तो ये कन्वर्ट किसकी परमिशन से होता है? ये आरबीआई की परमिशन से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन के से आशय है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करता है। और तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि सिक्योरिटीज में व्यापार करना। होता यह है कि जब रिजर्व बैंक को बाजार से रुपयों को सोखना होता है, मतलब बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई है तो मुद्रास्फीति आ जाएगी, और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बाजार से मुद्रा को सोखना है, कम करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बाजार में सिक्योरिटी जारी करती है। लोग सिक्योरिटी खरीदते हैं तो रिजर्व बैंक के पास पैसा आ जाता है और बाजार में पैसा कम हो जाता है, तो इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, आगे है, गिल्ट एल्ड में विपणन संबंधित है। तो गिल्ट एल्ड में क्या बेचा जाता है? सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है गिल्ट एल्ड में। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो आरबीआई करता है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से राजकोषीय घाटे का नियंत्रण करना ये आरबीआई का काम नहीं है, ये वित्त मंत्रालय का काम है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन नहीं है। 4 ऑप्शन में से यह कथन कि सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, ये सही नहीं है। हालांकि अब तो जो कागजी मुद्रा है वो पूरी तरह आरबीआई जारी करता है, लेकिन पहले 1 रुपए का जो नोट था वो वित्त मंत्रालय जारी करता था। ठीक है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई के कार्य जो है वो बहुत अच्छे से रट के जाइएगा। आरबीआई के मुख्य कार्य जो है वो खूब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए कितने सवाल पूछे जाते हैं आरबीआई के कार्य से। आगे है, विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है कौन? ये आरबीआई। ये सब आरबीआई के काम है। ओके, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो साख सृजन करना आरबीआई का कार्य नहीं है, यानी कि लोन देना। आरबीआई लोन नहीं देता है आम आदमियों को, तो ये काम वाणिज्यिक बैंक करते हैं लोन देने का। ठीक है, और जो बाकी अन्य बैंक है वो भी करते हैं, लेकिन आरबीआई नहीं करता है। आगे है, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन की निम्न पद्धति का अनुसरण किया जाता है। तो भारत की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये नोट छापने का काम करता है। तो ये किस आधार पर नोट छापेगा? क्या ये अनलिमिटेड नोट छाप सकता है, जितने मन चाहे उतने नोट छाप सकता है? नहीं, ये न्यूनतम कोष प्रणाली होती है। एक प्रणाली है जिसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं, उसी के आधार पर ही, उसी पद्धति के आधार पर ही उतने ही नोट छापे जा सकते हैं। ठीक है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ये देखिए फिर से पूछा गया है। भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सत्य कथन क्या है? सत्य कथन ये है कि यह साख सृजन को कम करता है। क्या? नगद कोष में अनुपात, जो सीआरआर होता है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए, बैंकों का सीआरआर बढ़ा दिया जाए तो वो कम लोन दे पाएंगे, उनके पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा। तो यही होता है, अगर आपको लोन कम देना है
आरबीआई अगर चाहे कि बैंकों के द्वारा लोन देना कम कर दिया जाए तो एससीआरआर और एसएलआर में वृद्धि कर देगा। ठीक है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है कौन? जारी है अधिकृत है वित्त मंत्रालय। जो सिक्के जारी किए जाते हैं ना 1, 5 और जो 10, 20 ये सब वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय जारी करता था, हालांकि अब बंद हो गए हैं। ठीक है, चलिए, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है कौन? करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक साख सृजन का नियंत्रण करता है, साख सृजन नहीं करता लेकिन नियंत्रण करता है। आरबीआई के खुले बाजार संचालन या ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? हमने ऊपर देखा ना कि जो ट्रेजरी बिल वगैरह बेचना, शेयर बेचना कुल मिला के, ठीक है, प्रतिभूतियाँ बेचना, उनको बेचना और खरीदना। आगे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए कितना? 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए। आरबीआई को अपने स्टॉक में 115 करोड़ रुपए का सोना रखना पड़ता है और कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अपने पास रखनी पड़ती है। भारतीय मुद्रा में से 1 रुपए के नोट जारी कौन करता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर ये जारी किए जाते थे, अभी तो बंद हो गई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार है। तो जो आरबीआई है वो अधिकतम कितनी मूल्य का नोट जारी कर सकता है? तो अधिकतम 10,000 रुपये तक का नोट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो एक समय था जब 10,000 का नोट चलता था भारत में, लेकिन फिर वो बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। तो अगर मौद्रिक तरलता को कम करना है तो क्या? सीआरआर में वृद्धि करनी होती है रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, हम ऊपर देख चुके हैं। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। तो जब रिजर्व बैंक उधार देगा तो वो बैंक रेट पर होगा, और जब रिजर्व बैंक उधार लेगा वाणिज्यिक बैंकों से तो किस रेट पर लेगा? रिवर्स रेपो रेट पर। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट पर। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जो लिक्विडिटी बनाए रखने हेतु जिस ब्याज स्तर पर बैंक जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनको ऋण देता है उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। अगर दीर्घकाल के लिए ऋण देगा तो बैंक रेट, और अगर अल्पकाल के लिए ऋण देगा तो रेपो रेट। ठीक है, इनका अंतर आप समझ लीजिएगा। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ये सब आप बैंकिंग वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़िएगा। बैंकों को अपने पास नकद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बना के रखना पड़ता है। तो इस अनुपात को क्या कहते हैं? इस अनुपात को कहते हैं एसएलआर, सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक रेपो दर को नियमित करता है। रेपो रेट को कौन नियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। किसको? समाज के कमजोर वर्ग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है? कि ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं हो पाती है उनको गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। ठीक है, जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम नहीं वसूली गई है। अगर बैंक मान लिया किसी को लोन देता है और टाइम से अगर ब्याज वापस नहीं आ रहा है और मूल रकम भी वापस नहीं आ रही है तो ऐसे लोन को एनपीए कह दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह दिया जाता है। ठीक है, कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए थे। किसने बनाए थे? भारतीय स्टेट बैंक ने बनाए थे किसान क्लब। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया था? तो ये इंदिरा गांधी की सरकार में 1969 में किया गया था। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और वर्ष 1971 से व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात नियंत्रण बढ़ा है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए गए थे 1975 के बाद ही बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सावधि जमा धनराशि। कौन सी? सावधि जमा धनराशि जो है वो है।
भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सी है? सावधि जमाएं, वही ऊपर वाला। देखिए फिर से रिपीट हो गया। सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा किस बैंक ने खोली थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले अपनी शाखा चीन में खोली थी। आगे है, एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है, क्या है? किसानों को साख, जो किसानों को लोन दिया जाता है वो वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, तो क्या कार्य नहीं है? भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। आगे है, राष्ट्रीय बैंक नहीं है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक हम पहले देख चुके हैं, ये प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है। अग्रणी बैंक योजना या लीड बैंकिंग स्कीम कब प्रारंभ हुई थी? 1969 में, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तभी अग्रणी बैंक योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए देखिए फिर से पूछा है, लीड बैंक का कार्य किया जाता है, तो लीड बैंक का कार्य यानी अग्रणी जो बैंक योजना है, ये काम कौन करता है? ये हर एक जिले में एक अग्रणी बैंक होता है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये जिस भी बैंक को ये काम सौंपा जाता है वही अग्रणी बैंक की भूमिका निभाता है। ये जरूरी नहीं है कि हर जिले में किसी एक ही कंपनी का बैंक लीड बैंक बने, नहीं, अलग अलग जिलों में अलग अलग कंपनी का बैंक लीड बैंक हो सकता है। ठीक है, चलिए भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण कब हुआ था? 1969 में, हम ऊपर देख चुके हैं। आगे है, वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण भी 1969 में ही हुआ था। ठीक है, चलिए ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किया गया नाबार्ड के अधीन। जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का जो सृजन है वो नाबार्ड के अधीन किया गया था। चलिए आगे है, चलिए अगला है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष होता है, इसको पैसे कहाँ से मिलते हैं? तो ये नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए, और नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है किसे? ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए जो नाबार्ड है वो पैसे किसे प्रदान करता है? ये ग्रामीण और कृषि विकास के लिए प्रदान करता है। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। कौन हिसाब रखता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये 1995-96 में स्थापित जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष है उसका हिसाब किताब यही नाबार्ड रखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता। किसको? आयात निर्यात बैंक को नाबार्ड क्यों प्राप्त कराएगा? क्योंकि नाबार्ड तो कृषि के लिए काम करता है ना, तो आयात निर्यात से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना है, इसे क्या कहते हैं? इसे प्रतिच्छाया बैंक कहते हैं। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं ना, NBFC, उनके द्वारा जो वित्त प्रदान किया जाता है, जो गतिविधियाँ की जाती है, उसे प्रतिच्छाया बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, शैडो बैंकिंग एक हिसाब से आप कह सकते हैं। और वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ये इसका कार्य नहीं है। आगे है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो जुलाई 1969 में किया था। ये बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है क्या? निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। ये तीनों चीज़ें, मतलब उन ऑप्शंस में ये तीनों ऐसे थे जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाती हैं। आगे है, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? हम ऊपर देख चुके हैं, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। आगे, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में से एक जिसमें सरकार की 100% शेयर पूंजी है वो है भेल, BHEL। एक PSU है भेल, गेल, सेल, ये सब, इनमें से भेल ऐसा है जिसकी 100% जो शेयर है वो सरकार के पास है। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था। किस लिए किया गया था? नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए बिमल जालान जो पैनल है गठित किया गया था।
आगे भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? वाई.एच. मालेगाम। आपने मालेगाम समिति का नाम सुना होगा। तो ये वाई.एच. मालेगाम जो समिति है ये सूक्ष्म वित्त के अध्ययन और सुझावों हेतु गठित की गई थी। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे। कौन? राजा चेचलैया। ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, उनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से 3 ऑप्शन जो दिए थे वो सब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे, लेकिन जो राजा जे चेलैया हैं ये कभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे। आगे है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना सुधारों से है। आपको लूसेंट में एक लिस्ट दी गई है समितियों संबंधित, उसमें जो प्रमुख समितियां दी हैं उन्हें आप कोशिश कीजिएगा कि याद कर जाइएगा। भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न पर जो परीक्षण किया जाता है वो किसके द्वारा किया गया था? तारापोर समिति द्वितीय के द्वारा। जो तारापोर समिति सेकंड गठित की गई थी वो भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किया था उसने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि स्वयं जो सहायता समूह होते हैं जिन्हें SHG कहते हैं वो बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता। कौन? नाबार्ड। जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, एक पूरा कार्यक्रम चला था स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इसे कार्यान्वित कौन नहीं करता है? तो नाबार्ड क्यों करेगा? नाबार्ड तो कृषि और उसके विकास के लिए काम करता है ना, ग्रामीण विकास के लिए। तो ये स्वयं सहायता समूहों के लिए ऐसा नहीं करता है। RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशंस का आशय क्या है? ये हम पहले भी देख चुके हैं, सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियों के व्यापार से। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इनसाइड ट्रेडिंग जो होती है वो शेयर बाजार से संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग में होता ये है कि किसी कंपनी की आंतरिक जानकारी के आधार पर शेयरों में उछाल लाना या उनको उनको गिराना, ये इनसाइड ट्रेडिंग होती है। ठीक है, आगे है रेपो रेट। जो रेपो दर होती है वह दर क्या है? तो रेपो रेट होती है भारतीय रिजर्व बैंक जब बैंकों को उधार देता है अल्पकाल के लिए तो उसे रेपो रेट कहते हैं। और भारत में बैंकों को नगद धनराशि और सकल परिसंपत्ति का एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? इसे SLR कहते हैं। ठीक है, आगे है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार किस दर पर देता है? तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए देना है तो वो बैंक रेट पर देगा, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए देना है तो रेपो रेट पर देगा। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक कैसा बैंक है? एक शीर्ष बैंक है हमारे भारत में, इससे ऊपर कोई बैंक नहीं है। मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ये सब रिजर्व बैंक के काम है। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1935 में हुई थी। और घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है? तो घाटे की जब वित्तीय व्यवस्था बनाई जाती है तो इससे मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। बात यह है कि जब घाटे की व्यवस्था बनाई जाती है तो फिर सरकार ढेर सारे सिक्के जारी करती है जितने घाटा होता है, और उसकी वजह से बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड क्या है? थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है। ठीक है, और भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है वो भी थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही मापी जाती है। ठीक है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है यानी अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा देता है डॉलर की अपेक्षा, तो क्या होता है? तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूंजी बाजार से जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पूंजी बाजार से पहला जो सवाल पूछा गया है वो राज्यों को राजस्व का भाग मिलता है कहाँ से? उत्पादन कर से। जो उत्पादन कर लगाया जाता है उसी से राजस्व का भाग राज्यों को दिया जाता है। आगे म्यूचुअल फंड अपनी कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जिसका नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है, वो किसकी कंपनी है? वो है रिलायंस की। ठीक है, रिलायंस की म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम क्या है? निप्पॉन। आगे है CBDT जुड़ा हुआ है किससे? जो CBDT होता है वो आयकर के जो टैक्स है उनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे है गिल्ड आधारित बाजार के मायने क्या है? तो सरकारी प्रतिभूतियों का जो बाजार होता है उसे गिल्ड आधारित बाजार कहते हैं। ठीक है, इसी में प्रतिभूतियों की खरीदारी और बिक्री होती है गिल्ड में। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये दोनों पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करते हैं।
अब फिर से आगे देखिए, गिल्टेड बाजार ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। आगे, भारत के शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? तो ये सेबी करता है। सेबी के द्वारा ही शेयर बाजार का नियंत्रण किया जाता है, यह नियामक संस्था है। दलाल स्ट्रीट कहाँ से है? ये मुंबई में है, ये शेयर बाजार से संबंधित है। और क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है, किस पर? समुद्री बीमा पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नहीं लागू होता है। आगे है एक्च्यूरीज। एक्च्यूरीज ये शब्द किससे संबंधित है? ये बीमा संबंधित है। एक्च्यूरीज ये बीमा संबंधित शब्द है। आगे है शब्द बुल तथा बियर, किससे जुड़े हुए हैं? शेयर बाजार में। जब शेयर बाजार में जो लोग शेयर खूब तेजी से खरीदते हैं उनको बुल कहते हैं, और जो तेजी से शेयर बेचते हैं उन्हें बियर कहते हैं। ठीक है। आगे है कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन कौन करता है? तो क्रिसिल। कुछ ऐसी एजेंसीज है जो विभिन्न देशों और कंपनियों की साख का मतलब मूल्यांकन करते हैं, रेटिंग प्रदान करते हैं। तो ऐसी रेटिंग एजेंसीज को मतलब ऐसी रेटिंग एजेंसी है उनमें क्रिसिल है। ठीक है, क्रिसिल भी एक संस्था है। आगे है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज करते हैं ना, उन्हें ही स्मार्ट मनी कहा जाता है। मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का आशय क्या है? तो इन्हें प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। जो क्रेडिट कार्ड जारी होते हैं ना, इन्हें प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है स्मार्ट मनी, प्लास्टिक मनी। ठीक है। चलिए, एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं लगाया गया है, वह है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी एक ऐसी मनी होती है, आप किसी मुद्रा को ब्लैक मनी कैसे कह सकते हैं? यदि उस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है, उस इनकम पे टैक्स नहीं चुकाया गया है, तो उसे ब्लैक मनी कहा जाएगा। ठीक है, आपने ब्लैक मनी खूब सुनी होगी फिल्मों में और न्यूज में। तो ब्लैक मनी वही है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता। आगे है BSE, ग्रीनेक्स में सम्मिलित है। कितनी कंपनियां सम्मिलित है? 25 कंपनियां। हालांकि ये बदल चुका है, अब 33 कंपनियां हो चुकी हैं। ठीक है। आगे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, ये 3 जो संस्थाएं हैं ये इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रवर्तक हैं। ठीक है। और IDBI, माफ़ कीजिएगा, IDBI, ये 4 हैं। कौन? भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC और IDBI, ये चारों संस्थाएं भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की प्रवर्तक हैं। आगे पूंजी बाजार से आशय है किसका? शेयर बाजार। पूंजी बाजार को ही शेयर बाजार कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार, इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है। ये सब किसके बारे में है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे शेयर बाजार के बारे में बात है। बॉम्बे शेयर बाजार को ही दलाल स्ट्रीट कहा जाता है, और इसके जो सूचकांक होते हैं उसे सेंसेक्स कहते हैं, और जो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है उसे निफ्टी कहते हैं। ठीक है। चलिए, इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से, हम पहले भी देख चुके हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं? अभी मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बताया था। ये कंपनियों और बैंकों को या देशों को रेटिंग प्रदान करते हैं। जो क्रिसिल है, केयर है, इकरा है, ये भारत में है। ठीक है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक क्या है? निक्की। हर देश के जो शेयर बाजार होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उनको शॉर्ट में कुछ नाम दिए गए हैं। तो जापान के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? निक्की। भारत के स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी और BSE। ठीक है। आगे है विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या है? तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ प्राप्त हो रहा हो उनको विश्वसनीय प्रतिभूतियां कहते हैं। ठीक है। शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है क्या? सेबी। सेबी जो है वो शेयर बाजार की क्रियाओं से के नियंत्रण से संबंधित है। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था? तो 1882 में स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज 1882 में स्थापित हुआ था। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली, कब मिली है? जो निजी क्षेत्र के साझा कोष है उनको अनुमति 1993 में। ये मान लीजिए कि LPG जो बदलाव हुए हैं उन्हीं के बाद हुआ था। ठीक है। और फिर ये सवाल बार बार पूछा गया है, गिल्ट एल्ड बाजार। जो गिल्ट एल्ड बाजार है ये सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है, और CBDT से जुड़ा हुआ है, ये हम पहले देख चुके हैं, आयकर से संबंधित है। CBDT आयकर से संबंधित है। भारत में सबसे प्राचीन जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? तो LIC मत लगा दीजिएगा, ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी। ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी है। विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी शाखा
सबसे अधिक शाखाएं हैं वो कौन सी है? स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक एक ऐसा विदेशी बैंक है जिसकी सबसे अधिक शाखाएं भारत में हैं। ठीक है। वर्ष 2004 में काबुल में अपना काउंटर खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ऐसा बैंक है जिसने काबुल में अपना पहला काउंटर खोला था। आगे है निजी बैंक है। कौन सा? आईसीआईसीआई बैंक, हम पहले भी देख चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक आपको सुनने में लगता होगा कि यार ये तो सरकारी बैंक है, नहीं, ये प्राइवेट बैंक है। आगे है कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है कौन? विदेशी निजी बैंक। ये सबसे कम साख प्रदान करते हैं कहाँ? कृषि तथा संबंधित क्रियाओं में, यानी कृषि क्षेत्र में सबसे कम ऋण या लोन कौन देता है? जो विदेशी बैंक होते हैं। आगे है जनपद स्तर पर कार्यरत है। क्या? केंद्रीय सहकारी जो बैंक होता है वो जिला स्तर पर काम करते हैं। ठीक है। भूमि विकास बैंक क्या है? सहकारी साख संरचना का काम करते हैं, भाग है। ठीक है। जो भूमि विकास बैंक होते हैं ये सहकारी साख संरचना का भाग होते हैं। आगे कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण कौन देता है? तो भूमि विकास बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक कृषि का सबसे बड़ा, कृषि में जो लोन देते हैं वो सबसे बड़े स्रोत के रूप में वाणिज्यिक बैंक है। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ये 1982 में की गई थी। ये आयात निर्यात से संबंधित बैंक है, एक्जिम बैंक। ठीक है। कब स्थापना हुई थी? 1982 में। बैंकों की स्थापना का जो है क्रम है वो याद रखिएगा, इस पर मिलान करने के लिए भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र कहाँ, किस स्तर पर होता है? ये हम देख चुके हैं, जनपद स्तर पर होता है। ठीक है। चलिए, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। और ये कहाँ पर सबसे पहला भूमि विकास बैंक कहाँ बनाया गया था? झांग में। कहाँ? झांग में 1920 में सबसे पहला भूमि विकास बैंक स्थापित किया गया था। कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। नाबार्ड कृषि शाख के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स प्रारंभ किया गया था कब? 2007 में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक जो रेजिडेक्स है वो 2007 में प्रारंभ किया गया था। आगे है 31 मार्च 2015 तक इस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया था। तो कौन सा बैंक था? आईडीएफसी जो बैंक है, इसे इस गैर वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया था। आगे है सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया था। किसका किया था? इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको कहते हैं इरडा। ठीक है, IRDA होता है। ये बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठित किया गया था। आगे है भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की थी। किसके अंतर्गत? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त निगम की स्थापना की गई थी। आगे भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था 1949 में। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? 1949 में। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है कब? जब उसे व्यापार शेष को ठीक करना होता है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा, मतलब कोई भी देश अपनी मुद्रा का मूल्य कब घटाता है? ताकि वो अपने व्यापार शेष को ठीक कर सके, अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए। आगे है क्रेडिट, जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ये किससे आच्छादित है? ये उपभोग साख एवं निवेश साख से आच्छादित है। किसान क्रेडिट कार्ड उपभोग साख और निवेश साख से आच्छादित होता है। ठीक है। आगे है मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी करना, यानी किसी विदेशी मुद्रा की अपेक्षा अपनी मूल्य का दाम कम कर देना, ये मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आर्थिक नियोजन से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। आगे है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मिलित होते हैं। किसमें सम्मिलित होते हैं? तो ये नीति आयोग में सम्मिलित होते हैं। अब कुछ मिलान करने के लिए है, तो कुछ पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उनकी प्राथमिकताएं, यानी कि उनकी क्या प्राथमिकता थी, किस पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी वो मिलाना है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी? आत्मनिर्भरता। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी? स्थिरता के साथ समृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी? आधुनिकीकरण और गरीबी उन्मूलन। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी?
तीव्रतम एवं समावेशी विकास। आप क्या कीजिएगा, लूसेंट उठाइएगा और जितनी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं तो 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं का समय कब से कब तक वो थी और उनकी प्राथमिकताएं और किस मॉडल पे वो काम कर रही थी, ये सब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर जाइएगा, क्योंकि इन पे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। पंचवर्षीय योजना से आमतौर पर सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समायोजित सकल आय, जिसे AGR की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं ब्याज आय, लाभांश और विदेशी मुद्रा लाभ। ये सब AGR के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या है, ब्याज आय, डिविडेंड और जो फॉरेन गेन होगा, फॉरेक्स गेन होता है, ये सब AGR के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह पंचवर्षीय योजना जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। तो कौन सी योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध किससे होता है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। आगे है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में किस योजना में फैला था, तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में ये फैला था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में किस योजना का ध्येय संपोषणीय वृद्धि था, तो ये 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका जो ध्येय था वो संपोषणीय वृद्धि था। ठीक है, गरीबी उन्मूलन क्या है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये पंचम 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो नारा था गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन। ये कई बार पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी कब, समस्त योजनाओं में। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि अधिकतम थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, विजन 2020। हालांकि बाद में योजना आयोग नीति आयोग में बदल गया था। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र तथा राज्य जो संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित थे किस क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें केंद्र राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सबसे ज़्यादा अधिक व्यय किस क्षेत्र में किए गए, तो सामाजिक क्षेत्र पर किए गए थे। ठीक है, आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार लक्षित समृद्धि दर प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। ये अनुमान लगाया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में कि एक औसत भारतीय की जो वास्तविक आय है वो दोगुनी हो जाएगी अगले 10 वर्षों में, ये अनुमान लगाया गया था। आगे है उत्तर प्रदेश की 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई थी वो क्या थी, 10.5%। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर 10.5% निर्धारित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ था, सामाजिक सेवा क्षेत्र को और ऊर्जा क्षेत्र को। आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी किस क्षेत्र में, निर्माण कार्यों के क्षेत्र में। जो निर्माण कार्य था उसमें वृद्धि की आशा की गई थी। ठीक है, तो निर्माण क्षेत्र में खूब ढेर सारा रोजगार मिलेगा ऐसी उम्मीद की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से 11वीं पंचवर्षीय योजना में IIT कितने स्थापित करने का लक्ष्य था, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT स्थापित करने का टारगेट बनाया गया था, तो ये थे 8 IIT बनाने का लक्ष्य किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2007 से 2012 तक, ये 5 साल तक 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 2012 से 2017 तक 17वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 17वीं मैं कह रहा हूँ, 12वीं माफ़ कीजिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। ठीक है, आगे है 11वीं योजना के अनुसार कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर है और उसका लक्ष्य कितना था, 4%। कृषि उत्पादन की जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो 4% थी और औद्योगिक विकास की 10.5%। आगे भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1950 में। देश आज़ाद होने के तुरंत बाद जैसे ही संविधान लागू हुआ था तो योजना आयोग की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का अंत किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, माफ कीजिएगा, योजना आयोग का अंत किया था और नीति आयोग का प्रारंभ किया था 2014 में। आगे है संवैधानेतर संस्था है कौन सी, नीति आयोग। ना तो ये सांविधिक है ना ही संवैधानिक है, ये संविधानेतर संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है किससे,
पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद संबद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 10वीं योजना की समाप्ति तक साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई थी? 75%। जब 10वीं योजना, पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी, तब साक्षरता दर हमारी 75% पहुंच चुकी थी। आगे है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का आरंभ किया गया था किसी योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर योजना का प्रारंभ किया गया था। आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर कितनी थी? बचत दर से अधिक थी। ठीक है, और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी। किसकी समृद्धि दर? दलहन और तिलहन की। दलहन और तिलहन में 4.29% की समृद्धि दर्ज की गई थी। आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था किस क्षेत्र को? ऊर्जा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा परिव्यय आवंटित किया गया था। ओके, आगे है 10वीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर रखी गई थी 7%। कितने परसेंट? 7% रखी गई थी। आगे आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी। और अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? 8%। ठीक है, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है किस क्षेत्र में? संचार क्षेत्र में। आगे है 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया था किसके लिए? व्यापार के लिए। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के विकास के लिए आवश्यक निवेश का आकार कितना होना चाहिए था? 1000 बिलियन। ठीक है, 1000 बिलियन जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के में निवेश के लिए अनुमान किया गया था। ठीक है, आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके दौरान वानिकी, कृषि और मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई थी? 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में 4% की वृद्धि दर अनुमानित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012-17 तक थी, उसके परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य कितना था? तो वो था 8% का लक्ष्य निर्धारित था। ठीक है, और पिछड़े क्षेत्र देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? जो पिछड़े हुए देश हैं उनके लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिर्डल द्वारा दिया गया था। किसने? जी मिर्डल द्वारा। आगे है, कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किस योजना में किया था? तो 3री पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास दर प्रस्तुत हुई थी, मतलब ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ठीक है, अकाल वगैरह पड़ा था। विकास केंद्र जो उपागम अपनाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? विकास केंद्र उपागम 4th पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। आगे है 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। क्या रणनीति थी? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। क्या था? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। ये 7वीं योजना में अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत में अनवरत योजना कब से कब तक चली थी? 1978 से 1979 तक। हालांकि इसके पहले कुछ योजना अवकाश भी चले थे, उनको भी देख लीजिएगा। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट है वो स्थापित किए गए थे किस योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। ठीक है, चलिए अब कृषि से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कृषि संबंधित। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी कब? 1985 में। ये मिलान करने के लिए खूब होता है। फसल बीमा योजना, जितनी पुरानी योजनाएं हैं ना, उनके बारे में सवाल कई बार पूछे गए हैं। अर्थव्यवस्था में अक्सर यूपी पीसीएस ऐसा करता है। यूपी पीसीएस पुरानी योजनाओं पर सवाल पूछ लेता है, खासकर यही पूछता है कि वो कब प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? यानी कृषि क्षेत्र कितने हैं? तो 9। आगे है, काम के बदले अनाज का जो कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया था? 1977 में। कब? 1977 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो चीनी उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा जो दूसरा उद्योग है वो चीनी उद्योग है। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है किसका? चीनी का।
भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हरित क्रांति से भारत के सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए थे। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था कहाँ? गेहूं के उत्पादन में, जिसमें गेहूं के उत्पादन में। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं था क्या? तिलहन। तो राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा मिशन आया था उसमें तिलहन शामिल नहीं था। आगे है नाफेड, NAFED। ये किससे संबंधित है? ये कृषि उत्पादों के विपणन संबंधित है। कृषि उत्पादों का जो बिक्री है, व्यापार है, ये नाफेड इससे संबंधित है। आगे है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन क्या है? नाफेड। जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि यानी कृषि फसलें होती हैं उनको बेचने में सहायता कौन करता है? नाफेड करता है। आगे है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था। तो गेहूं को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था, उत्पादन में भी और उत्पादकता में भी। आगे है चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, किस देश में है? तो भारत में है। सबसे ज़्यादा चावल के कृषि क्षेत्र कहाँ है? कृषि क्षेत्र की बात हो रही है, उत्पादन की नहीं। तो कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा भारत में है। धान उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। हालांकि लेटेस्ट आंकड़ा एक बार फिर से देख लीजिएगा। आगे है माही सुगंधा। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है माही सुगंधा। ये प्रजाति जो है पीसीएस में हर बार पीसीएस और आरओ दोनों में पूछी जाती है। बासमती चावल की संकर प्रजाति का नाम क्या है? तो पूसा RH10। पूसा RH10 ये बासमती चावल की संकर प्रजाति है। धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? पंजाब में। अगर आप प्रतिशत के आधार पर देखें तो उत्पादकता पंजाब में सबसे ज़्यादा है। और धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में धान की उत्पत्ति हुई थी। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? अगर संकर धान की खेती की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संकर धान की खेती की जाती है। और मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी है? अपर्णा। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति अपर्णा है। आगे है बरानी द्वीप किस्म। जो बरानी द्वीप किस्म किसकी है? ये धान की किस्म है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ पर है? चीन में। चीन में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड धान उगाया जाता है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? धान की। धान की एक सुगंधित किस्म है पूसा सुगंधा 5। और वह कृषि उत्पाद जो अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है वो है बासमती चावल। ऐसा कौन सा कृषि उत्पाद है जिससे सबसे ज़्यादा कृषि निर्यात होता है या किस सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? बासमती चावल। बासमती चावल विदेशों में बहुत बिकता है। ठीक है। आगे है देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले कौन पैदा करता है? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है भारत में। ठीक है। दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है कहाँ के राज्य में? मध्य प्रदेश में। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो MS स्वामीनाथन जी को जाता है। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। आगे है नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है किसके लिए? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। ये हम ऊपर बैंकिंग वाले क्षेत्र में भी देख चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड 2 इसका संबंध किससे है? तो दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। ऑपरेशन जो फ्लड है वो दुग्ध क्रांति से संबंधित है। आगे है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण संबंधी जो प्रस्ताव है, संस्तुति है, वो किसके द्वारा किया जाता है? इस पे सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसको रट जाइए। जो फसलों की MSP तय करता है वो है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है वो MSP जारी करता है। कौन जारी करता है? MSP जारी करता है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, रट जाइएगा। आगे है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यही ऊपर वाला जो है इसी को दूसरा नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब? 1985 में। और देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? 20। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र 20 हैं। उत्तर प्रदेश में 9 है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। यानी अगर कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन की बात की जाए तो उस पंजाब में होता है। पीत क्रांति, ये पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन के उत्पादन को पीत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और 2 दल वाली तिलहनी फसल कौन सी है? ऐसी कौन सी तिलहनी फसल है जिसमें 2 दल होते हैं? वो मूंगफली है। मूंगफली 2 दल वाली तिलहनी फसल है। और मूंगफली मुख्य फसल है किसकी? गैम्बिया की। गैम्बिया की ये मुख्य फसल है मूंगफली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि।
कृषि और खनन, ये मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र है। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई। तो ये कब? 7वें दशक के दौरान ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये ICRIST, ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। आगे है कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख ऋण कौन प्रदान करता है? तो ये कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऋण प्रदान करता है वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, आगे है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? जो आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। ठीक है, और नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है, मछली पालन से। और भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन कौन नहीं किया था? तो चौधरी चरण सिंह ने सहकारी कृषि का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रबी की फसल है, तो रबी की फसलें आपको याद होनी चाहिए, सरसों है, गेहूं है, चना है, ये सब रबी की फसल है। आगे विश्व में फलोत्पाद के रूप में भारत का स्थान है दूसरा, फलों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पूसा सिंधु गंगा, ये किसकी मतलब किसी प्रजाति है? ये गेहूं की प्रजाति है, पूसा सिंधु गंगा। और भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान या भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है या बनारस में है। ठीक है, आगे है गंगा वाराणसी, ये एक प्रजाति है किसकी? गंगा वाराणसी प्रजाति है आंवला की, आंवला की प्रजाति है गंगा वाराणसी। आगे है राज 3077, एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की, गेहूं की प्रजाति है राज 3077। पर्णी छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक क्या है? यूरिया। अगर आपको पर्णी यानी पत्तों पर छिड़काव करनी है तो सबसे अधिक प्रचलित यूरिया है, सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक क्या है? यूरिया। आगे है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल क्या है? सनई। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? वो था राजस्थान। कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई वो है सरबती सोनारा। क्या नाम है? सरबती सोनारा। आगे है मालवीय चमत्कार, एक प्रजाति है किसकी? अरहर की। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। आगे है गेहूं एवं राई के बीच का संकर या क्रॉस क्या है? ट्रिटिकल। ट्रिटिकल जो है गेहूं और राई के बीच में संकर है या हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, आगे है दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है? भारत। भारत जो है दलहनी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सोयाबीन खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। और विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, आगे है एकमात्र चुकंदर से चीनी की कौन उत्पादित करता है? तो यूक्रेन करता है। यूक्रेन चीनी का उत्पादन चुकंदर से करता है। आगे मक्का का उत्पादन विश्व में द्वितीय स्थान पर कौन है? मक्के के उत्पादन में तो चीन। चीन में मक्के का उत्पादन दूसरे स्थान पर है। आम की किस्म दशहरी और नीलम, इन दोनों का हाइब्रिड करा के कौन सी नई प्रजाति विकसित की? आम्रपाली। दशहरी प्लस नीलम, इन दोनों से मिलकर बनी है आम्रपाली। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? अरहर की। अरहर की एक प्रसिद्ध प्रजाति है बहार। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना होता है? जो NPK होता है वो होता है 1:2:2। NPK, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम, ये होता है 1:2:2 के अनुपात में। पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है? ये सरसों की प्रजाति है। और केले का अधिकतम उत्पादन होता है कहाँ? तमिलनाडु में। केले का अधिकतम उत्पादन तमिलनाडु में होता है। नए आंकड़े फिर भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना है? तो 33% गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन भारत में। और भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1985। फसल बीमा योजना 1985। फसल बीमा योजना 1985। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निर्यात हेतु आम की सबसे प्रचलित प्रजाति कौन सी है? अल्फांजो। अल्फांजो बहुत फेमस है निर्यात की दृष्टि से। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1937 में। एगमार्क जो है 1937 में लागू किया गया था। और राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है किससे?
निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। निर्यात योग्य कृषि उत्पादन का संबंध राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना से संबंधित है और वह मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय करती है उसे उपार्जन मूल्य या एमएसपी भी कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। आगे, अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। तो मोटे अनाज और चावल, जो मोटा अनाज और चावल है ये मेनली निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किया जाता है। हालांकि बासमती चावल इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बासमती चावल निर्यात के लिए मतलब खासकर व्यापार के लिए उगाया जाता है। सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त होती है। कहाँ? चीनी को। ठीक है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा जूट उद्योग कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। स्वपरागित फसल में संकर उगाई जा रही है कहाँ? मटर में। स्वपरागित फसल में संकर उगाई जा रही है मटर में। और एक खरीफ की फसल कौन सी है? सोयाबीन। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। चावल, धान, ये जो धान है, सोयाबीन है, ये सब खरीफ की फसलें हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया था? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व क्या है? कोबाल्ट। दलहनी फसलों के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? कोबाल्ट है। भारत में कृषि को समझा जाता है तो कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, यानी जीविका, व्यापार के लिए, पैसा कमाने के लिए इसको नहीं मतलब उगाया जाता, कृषि नहीं की जाती है। हमारे यहाँ जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। ठीक है, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, यानी कृषि पदार्थों का जो निर्यात है उसमें वृद्धि हो उसके लिए विशेष कृषि योजना प्रारंभ की गई थी। आगे, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक क्या कौन है? कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। और हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं वो हरित क्रांति के सफलता का मुख्य कारण थे। ठीक है, उन्नत किस्म के बीज और उर्वरक और रासायनिक उर्वरक मुख्य रूप से। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत धीरे धीरे घटा है, जबकि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का बढ़ा है। ठीक है, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन। जो कृषि उत्पादों की मांग होती है उसमें स्थायित्व नहीं होता है, कभी मांग बढ़ जाती है, कभी मांग घट जाती है। ठीक है, इसीलिए कृषि उत्पादों का रेट घटता बढ़ता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन होता है कितना? 0। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है। सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है अति अल्पकालीन बाजार, क्योंकि भाई सब्जियां बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं ना, तो बहुत अल्पकालीन जो बाजार होता है वहीं पर सब्जी उपयुक्त होती है। 1997 से 98 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई थी। कितनी? 2.1% की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई थी। ठीक है, आगे है तना रेशों का स्रोत नहीं है, तो कपास जो है वो तना रेशों का स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अब उद्योग से जितने संबंधित सवाल पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। उद्योग में सबसे पहले सवाल पूछा गया था, भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है किसको? सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर एक निदेशित कोर उद्योग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए जो वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्कृति थी, किसने कहा था? आबिद हुसैन समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र में वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्कृति की थी। किसने? आबिद हुसैन समिति ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी रामकृष्णा। कौन थे विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष? जीवी रामकृष्णा। और अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है कहाँ पर? विद्युत उद्योग में। ठीक है, और जो लघु उद्योग होते हैं उनकी समस्या नहीं है। लघु उद्योगों में हड़ताल और तालाबंदी की समस्या नहीं होती है, ये बड़े उद्योगों में होती है। आगे है राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की गई थी किस हेतु? उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण उद्योग त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ कब हुआ था? यानी कि जो सरकारी संपत्ति थी उसे बेचना कब शुरू किया गया था? तो 1991-92 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, तब
सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश भी प्रारंभ हुआ था। अगला है भारतीय स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1948 में। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1948 में। आगे है भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अत्यधिक उन्मुख है किस ओर? वैश्वीकरण की ओर उन्मुख है। भारत की वर्तमान जो औद्योगिक नीति है वो वैश्वीकरण की ओर उन्मुख है। आगे है BIFR संबंधित है किससे? रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। BFIR जो है, जो रुग्ण औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके पुनर्निर्माण से संबंधित है। आगे भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंस प्रणाली का आधार क्या है? तो जो उद्योग अधिनियम 1951 है उसी के आधार पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। आगे है भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार कब रखा गया था? तो ये 1956 की औद्योगिक नीति में संयुक्त क्षेत्र का विकास रखा गया था। संयुक्त क्षेत्र मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट, सरकारी प्लस निजी। आगे है वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया कितने उद्योगों को? 18 उद्योगों को। 18 उद्योग LPG रिफॉर्म के बाद भी लाइसेंसिंग के अंतर्गत बने रहे। आगे है भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी किसके लिए? निर्यात उद्योग की प्रोन्नति के लिए। ओके। आगे है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? हम पहले भी देख चुके हैं 1948 में। आगे है नवरत्न, जो नवरत्न कंपनियां होती हैं उन नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की चयनित उद्यम यानी PSU जो कंपनियां होती है ना उनसे संबंधित है नवरत्न। आगे है नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तो MTNL जो एक मुंबई की दूरसंचार कंपनी है महाराष्ट्र की, वो भी इसमें सम्मिलित है। आप इस समय नवरत्न कंपनियां जितनी हैं उन्हें एक बार देख जाइएगा, ठीक है। आगे है विपणन संस्था। विपणन संस्था है, 4 ऑप्शन दिए गए तो उनमें से सेल जो है एक विपणन संस्था है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहायता से हुई थी? जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, हम ऊपर देख चुके हैं। भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो प्रथम जो बड़ा इस्पात संयंत्र है वो जमशेदपुर में टिस्को पे लगाया गया था, टिस्को नाम से, ठीक है। आगे है भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी किस लिए? निर्यात उद्योगों के विकास के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एक तृतीय क्रियाकलाप है, जो व्यापार होता है ना विपणन, वो एक तृतीय क्रियाकलाप है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का, ठीक है। ये तृतीय क्षेत्र का है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में। आगे देखते हैं। आगे है भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न कराते हैं। जो कुटीर उद्योग होते हैं ना उनमें बहुत अधिक रोजगार मिलता है। आगे है SIDBI जो बैंक है, इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? तो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त यानी कि लोन प्रदान करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। आगे है 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ शुरू किया गया था? तो पश्चिम बंगाल के फोर्ट क्लोस्टर में पहला सूती कारखाना स्थापित किया गया था। आगे है विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि निर्यात का संवर्धन। जो ग्रामोद्योग योजना थी उसका उद्देश्य था कृषि निर्यात का संवर्धन। आगे है फुटलूज, इस पे कई बार सवाल पूछा गया है। ये फुटलूज शब्द जो है, ये फुटलूज उद्योग का उदाहरण है सॉफ्टवेयर, मतलब एक ऐसा उद्योग जिसमें कच्चा माल बहुत हल्का मात्रा में यूज होता हो, मतलब आपको न्यूनतम कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती हो, उस पर लागत बहुत कम लगती हो कच्चे माल में, ठीक है। वो फुटलूज कहलाते हैं, फुटलूज उद्योग, ठीक है। आगे भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है कुटीर उद्योग। भारत में पहला उद्योग कौन सा था? कुटीर उद्योग था। आगे है भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो वो अभी है सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र का जो उद्योग है वो सबसे प्राचीन उद्योग है। आगे सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के फूलपुर में है, सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो कि सहकारिता क्षेत्र में हो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लघु उद्योग की समितियां हैं और वो कब स्थापित की गई थी ये देखना है। तो करवे समिति का गठन 1955 में हुआ था। आबिद हुसैन समिति का गठन 1995 में हुआ था। नायक समिति का गठन 1991 में हुआ था। और एस कोहली समिति का गठन सन 2000 में हुआ था। ठीक है, तो ये लघु उद्योग से संबंधित कुछ समितियां थी। आगे देखते हैं। अब सेवा क्षेत्र से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान किसका रहता है? तो सेवा क्षेत्र का ही सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है? तो जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा वर्तमान में ये सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। ओके, आगे है 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से है? इस सेवा क्षेत्र से ही आता है। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है उसका विकास होता जाता है। अदृश्य निर्यात या इनविजिबल एक्सपोर्ट का क्या अर्थ है? तो सेवाओं का निर्यात। जब हमारे देश से सेवाओं का निर्यात किया जाता है, सॉफ्टवेयर बेचे जाते हैं या फिर मैन पावर यहाँ से जाता है, तो इसे ही इनविजिबल मतलब अदृश्य निर्यात कहलाता है। देखकर कुछ नहीं लगता कि हम कुछ बेच रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी पूंजी बेची जा रही होती है। ठीक है, इससे बहुत अधिक पूंजी आती है, एक बहुत बड़ा निर्यात होता है सेवा क्षेत्र में। आगे छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो BN कृष्णा। सातवें वेतन आयोग के कौन है? और अगला जो 8वां वेतन आयोग आएगा उसके अगर चर्चा तो चल रही है, लेकिन अगर आता है तो उसके भी अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए। परिवहन, संचार और होटल किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। आगे संसाधनों से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तेल शोधक कारखाने और किस राज्य में है ये देखना है। तो तातीपाका कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। कोयली कहाँ है? कोयली गुजरात में है। नागापट्टिनम ये तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ ये असम में है। ये तेल शोधन कारखाने आपको पता होने चाहिए, खासकर असम का जो कई सारे हैं उनमें से नुमालीगढ़ बहुत फेमस है और तातीपाका बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जल विद्युत विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है। क्या? जो कोयले की खानें होती है ना, ये आर्थिक अवस्थापना नहीं है, ये प्राकृतिक खदानें हैं। ये प्राथमिक सेक्टर की मतलब एक प्रकार से प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र का काम है। ठीक है, विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना, ये विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है। आगे है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? जो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है ना, इसको पैसा कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं उसमें सेस लगाया जाता है, उपकर लगाया जाता है। उन्हीं उपकरों से जो राशि प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पैसा मिलता है वहाँ से। जैसे आपके पेट्रोल पे भी जो सेस लगाया जाता है वो इसी के लिए लगाया जाता है। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाए तो जहाजी कंपनी जारी करती है, क्या जारी करती है? वो चार्टर पार्टी जारी करती है। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1956 में कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो कांडला में स्थापित हुआ था। आगे है गरीबी और बेरोजगारी से जितने सवाल पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए हासिम समिति गठित की गई थी। कौन सी? हासिम समिति। आगे है भारत में ग्रामीण बहिप्रवास का महत्वपूर्ण कारक क्या है? यानी गांवों से लोग जो शहर की ओर प्रवास करते हैं, पलायन करते हैं, वो क्यों करते हैं? तो उसका मुख्य कारण बेरोजगारी है। किस वजह से? बेरोजगारी की वजह से। भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? किन आधारों पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है? परिवार का उपभोग व्यय, परिवार का जो उपभोग व्यय होता है उसके आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। आगे है शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के औसतन कम कैलोरी प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा कितना निर्धारित किया गया था? यानी कि एक जो शहरी क्षेत्र का व्यक्ति है उसे न्यूनतम कितने कैलोरी की जरूरत होती है एक दिन में, जो गरीबी रेखा का निर्धारण करेगी? तो वो है 2100 कैलोरी। कितनी? 2100 कैलोरी मिनिमम शहर में इतना एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। आगे भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है तो कैलोरी जो
भोजन की कैलोरी है उसी से निर्धारित किया गया है। आगे जो मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया था वो कब किया गया था? 1997 में। 1997 में मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया था। आगे है, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है तो किस आधार पे? घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर। घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। और भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? वही उपभोग का आंकड़ा या उपभोग व्यय का आंकड़ा। ठीक है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? ये अवधारणा किसने दी थी? निर्धनता का दुष्चक्र ये नर्कसे ने दी थी। किसने? नर्कसे ने। आगे है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आकलित किया है। और कब किया है और कितने प्रतिशत आकलित किया है? तो तेंदुलकर समिति द्वारा 2011-12 में 21.9% आकलित किया गया था। ठीक है, यानी 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। कब? 2011-12 में। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेश तेंदुलकर ही थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है किस आधार पर? लकड़ावाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर। गरीबी रेखा पर जितनी भी समितियां गठित की गई हैं, ठीक है, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, इन सबका आपको वर्ष पता होना चाहिए। तो एक बार लुसेंट में उठा के देख लीजिएगा। भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है वह है केरल। केरल में जो शिक्षा है वो बहुत बेहतरीन है। वहाँ पर जो शिक्षित लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ठीक है। आगे है, गरीबी रेखा के नीचे जो जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में गोवा है, उस समय जम्मू कश्मीर था। वर्तमान में गोवा में सबसे कम प्रतिशत जो है गरीबी रेखा के नीचे है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है, अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? तो भारत का इथियोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले को। किसको? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। आगे, असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है इससे असमानता का कोई लेना देना नहीं है। आगे, राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड के गठन का उद्देश्य क्या था? तो ये सामाजिक सुरक्षा। राष्ट्रीय नवीकरण फंड के गठन का उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा। आगे, अदृश्य बेरोजगारी समानता कहाँ पाई जाती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में एक किसी छोटे काम में एक से अधिक लोग लगे होते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, तो वो अदृश्य बेरोजगारी होती है। ठीक है। आगे है, अब योजनाओं से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। कौन सी? ये पेंशन तथा जो बीमा लाभ होता है वो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये जो योजना है ये आपको पेंशन तथा बीमा लाभ ये दोनों चीज़ें प्रदान करती है। ठीक है, ये एक योजना थी। मतलब होता यह है कि यूपी पीसीएस में पुरानी योजनाएं अक्सर पूछी जाती हैं और विशेषकर उनके उद्देश्य और उनका वर्ष, किस वर्ष वो लाई गई थी, तो इसलिए मैं पुरानी योजनाएं भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे है, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो हरियाली कार्यक्रम जो है वो जल संचय प्रबंधन के समर्थन के लिए चलाई गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसे NHM के नाम से जाना जाता है, तो इससे पूरी तरह आच्छादित कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है उत्तर प्रदेश। आगे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कब आरंभ किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है ये 1998-99 में शुरू की गई थी। ओके, आगे है, कृषि आय बीमा योजना का आरंभ हुआ था कब? 2003-2004 में। कृषि आय बीमा योजना 2003-04 में। आगे, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1999 से 2000 में ये कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। आगे है, मध्याह्न भोजन योजना, ये मिड डे मील हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? इस योजना में निहित उपदान पर भार कम हो सके। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है ना, उसमें जो वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का क्या उद्देश्य है? तो जो योजना है उसमें मतलब जो उपदान है उस पर भार कम हो सके, यानी कि जो वित्तीय भार है वो थोड़ा कम हो जाएगा अगर थोड़ा सा कीमत बढ़ा दी जाएगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। तो मोटे अनाज, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ना, उसमें मोटे अनाज शामिल नहीं था, लेकिन अभी शामिल किया गया है। अभी हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें बाजरा भी वितरित किया जाएगा, इसलिए अब मोटा अनाज शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना प्रारंभिक शिक्षा के किस लिए चलाई गई थी? तो ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु चलाई गई थी, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए मिड डे मील योजना चलाई गई थी, बच्चों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, और पोषण के लिए जो चलाई गई थी। आगे है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ था कब? अगस्त 2007 में। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1995 में। मिड डे मील योजना जो है वो 1995 में चलाई गई थी। मध्याह्न भोजन योजना के प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है, मतलब जो मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है तो ठेकेदार, यानी कि ये कोई ठेकेदारी व्यवस्था नहीं है मध्याह्न भोजन योजना। ये मुख्य रूप से स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, यही उसको संचालित करते हैं। ओके, चलिए आगे है, किसी वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। कब? 2005-06 में। आगे है, इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। तो उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत सूचित नहीं है। तो इको मार्क योजना के अंतर्गत कौन से उत्पाद शामिल नहीं है? तो औषधियाँ और प्रतिजैविकी, जितनी भी दवाइयाँ हैं और एंटीबायोटिक होते हैं, ये इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं शामिल है। बस इतना याद रखिएगा, इको मार्क योजना कब लाई गई थी? ये 1991 में लाई गई थी। ओके, आगे है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है, तो तिलहन शामिल नहीं है। केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है क्या? स्वजल धारा योजना। स्वजल धारा योजना जो है वो केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय के बीच स्वामित्व में है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे NRHM के नाम से जाना जाता है, ये कब शुरू हुई थी? ये 2005 में शुरू हुई थी। आगे है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो NRHM है वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। अगला है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? तो शौच स्वच्छता जो है उसका उद्देश्य, ये किसका उद्देश्य है? ये निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना चलाई गई थी, उसका उद्देश्य है। आगे है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया था। तो कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट सनराइज। एड्स की रोकथाम के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उत्तर पूर्वी राज्यों में? प्रोजेक्ट सनराइज। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। अब आगे कुछ आपको मिलान करना है और ये बहुत मिलान इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2001 में। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। ये साल आप याद रखिएगा, शिक्षा संबंधित जितनी योजनाएं हैं उनके साल है मुख्य रूप से। सर्व शिक्षा अभियान किस साल के बच्चों के लिए था? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए था, ठीक है। और आगे एक आपको कथन दिया गया है, उसको पहचानिए कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना एवं 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये सभी कथन किससे संबंधित है, किस योजना से? तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में है, ठीक है। ये जितनी बातें कही गई है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। आगे है, जीवन में कठिन समय परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने के लिए संबंधित है स्वाधार योजना। जो स्वाधार योजना चलाई गई थी वो ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए चलाई गई थी जो किसी न किसी कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं, ठीक है। आगे है, स्वाधार योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। आगे, कौशल विकास से संबंधित योजना नहीं है, तो कायाकल्प जो है वो कौशल विकास की योजना नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे कुछ मिलान करना है, उन्हें देख लीजिए योजनाएं और वो कब शुरू हुई थी ये देख लीजिए। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये कब शुरू हुई थी? 1999 में।
और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये 2004 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 में शुरू की गई थी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा ये 2005 में शुरू हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। जो व्यक्ति वर्ष के ज़्यादातर मतलब दिनों में बेरोजगार रहते हैं वो सामान्य स्थिति बेरोजगारी है। आगे है, भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई थी वो कौन सा बजट था, तो 2005-06 का बजट था जिसमें भारत निर्माण योजना की घोषणा की गई थी। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है, मनरेगा। ठीक है। आगे है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1999 में। श्रमेव जयते कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जुड़ा हुआ है श्रमेव जयते कार्यक्रम। ठीक है। आगे है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो ग्रामीण बैंकिंग संबंधित है। किससे, ग्रामीण बैंकिंग से। स्वावलंबन योजना किस लिए कब प्रारंभ की गई थी, स्वावलंबन योजना 2010 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है, तो ये 2015 से 2022 तक के लिए चलाई गई थी, हालांकि इसको बढ़ा भी दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन श्रमिकों को। ऐसे भूमिहीन श्रमिक जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। आगे, राजीव आवास योजना का लक्ष्य क्या था, तो मलिन बस्तियों को मतलब भारत से मुक्त कर देना, मतलब भारत में मलिन बस्तियों को समाप्त करना, ये राजीव आवास योजना का लक्ष्य था। आगे है, संगम योजना का क्या उद्देश्य था, तो विकलांगों की सहायता करना, ये संगम योजना का उद्देश्य था। ठीक है। आगे है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन, जो अति गरीब हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना, यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ये ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़क, ये सभी किस योजना के उद्देश्य हैं, ये सभी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के उद्देश्य हैं। ठीक है। ये जितने भी मतलब उद्देश्य बताए गए ऊपर, ये सब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के उद्देश्य हैं। आगे है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, तो लघु उद्योग को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे है, ग्रामीण जयंती ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं है, तो JRY जो है ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन में यही ऑप्शन था, ये हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये 1948 में किया गया था। आगे है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 1999 में शुरू की गई थी। आगे, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष जिसे RIDF के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये ग्रामीण उद्योग जो है ना वो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है। आगे है, JNNURM योजना के साथ संबद्ध नहीं है, तो क्या संबद्ध नहीं है, हेरिटेज क्षेत्रों का जो विकास है वो JNNURM योजना के अंतर्गत ये शामिल नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मूलभूत ग्रामीण जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, ये ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य था। ठीक है। आगे है, JNNURM का संबंध किससे है, तो ये है शहरी अधोसंरचना में सुधार, जो शहरी अधोसंरचना में सुधार हेतु JNNURM योजना शुरू की गई थी। आगे है, UPA सरकार के भारत निर्माण संबंधी जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं था, सर्व शिक्षा अभियान UPA सरकार संबंधित नहीं है। ठीक है। आगे है, भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है, तो वो कौन सा विजन है, विजन 2020 के अंतर्गत। विजन 2020 के अंतर्गत भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। ठीक है। ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है, तो सफाई का प्रबंध,
सफाई का प्रबंध जो है वो केंद्रीय अवस्थापना क्षेत्रों में से केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है। आगे भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सब भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब आरंभ की गई थी? ये 1993, ये MP लैड योजना की बात चल रही है, ठीक है। आगे है भारत निर्माण का अंश नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग जो है ये भारत निर्माण का अंश नहीं है। ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये किस बीमा योजना का उद्देश्य है? ये आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है। ऐसे कामगार जो बेरोजगार हो गए हैं उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है। 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 2013-14 में 52.9% थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? तो अप्रैल 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में हुआ था। आगे कौशल विकास पहल कब शुरू की गई थी? तो अप्रैल 2010 में। कौशल विकास पहल कब शुरू की गई? अप्रैल 2010 में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना 1999 में की गई थी। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये सभी किस योजना के उद्देश्य है? तो ये जवाहर रोजगार योजना के उद्देश्य हैं। जवाहर रोजगार योजना में ये सारे उद्देश्य सम्मिलित हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कभी हुआ था? 1999, हम ऊपर भी देख चुके हैं। आगे है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से के कौशल विकास संबंधित है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास संबंधित योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है आधार योजना, जो आपका आधार कार्ड बनता है ना, यह आधार योजना के तहत ही बनाया जाता है। आगे है 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किए गए थे 1975 में। कब? 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की पर्यायवाची है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है किससे? आर्थिक विकास से। विजन 2020 फॉर इंडिया किससे संबंधित है? ये आर्थिक विकास से संबंधित दस्तावेज है। आगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में 1 वर्ष के रोजगार सुनिश्चित करता है। कितने दिनों का? 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है। ये भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो ग्रामीण चिकित्सालय, जो ग्रामीण चिकित्सालय होते हैं, ये भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आगे है योजनाओं के नाम और उनको कब प्रारंभ किया गया था, ये देख लीजिए। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये 2001 में शुरू की गई थी। आगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये 1997 में शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये सन 2000 में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, ठीक है। चलिए आगे है सही सुमेलन फिर से करना है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये 2001 में आई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, रोजगार गारंटी योजना 1993 में और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये सन 2000 में शुरू की गई थी। कब? सन 2000 में। आगे फिर से स्वजल धारा योजना किस लिए शुरू की गई थी? ये ग्रामीण जलापूर्ति के लिए। हरियाली योजना वाटर शेड प्रबंधन के लिए। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये ग्रामीण स्वरोजगार के लिए। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये ग्रामीण संपर्क के लिए, सड़क बनाने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। अब जितने सूचकांकों से महत्वपूर्ण सवाल जो पारंपरिक सूचकांक है उनसे संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। जो लेटेस्ट सूचकांक है वो तो आप करंट में देखेंगे, लेकिन जो पहले पूछे गए थे उन्हें देख लीजिए और उनमें क्या क्या पूछा जाता है वो देख लीजिए। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन की गणना कौन करता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तु और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन की गणना करता है। ओके, आगे है आर्थिक सलाहकार कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा गणना की जाती है। किसकी? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कौन करता है? आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा, ठीक है। आगे है मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है। किसे किसे सम्मिलित करता है? ये लंबी आयु, शैक्षणिक उपलब्धियां और जीवन यापन का स्तर, ये मानव विकास सूचकांक में 3 आधार होते हैं।
प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण तथा श्रम बाजार सम्मिलित है। ये लैंगिक असमानता सूचकांक में, लैंगिक असमानता सूचकांक के 3 आधार क्या हैं? प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। ठीक है, चलिए आगे कुछ रिपोर्ट है और उनको जारी कौन करता है वो देख लीजिए। तो विश्व निवेश रिपोर्ट ये अंकटाड के द्वारा जारी होता है। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है अंकटाड के द्वारा जारी होती है। और विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट ये IMF के द्वारा जारी होती है। और व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा जारी होती है। ठीक है, और पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी होती है। तो ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं, इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को पहली बार कब सम्मिलित किया गया था? तो ये HDR 2010 में इसको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है उसके 2010 के संस्करण में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी सम्मिलित किया गया था। आगे है वह समिति जिसने मुद्रास्फीति के मापन के लिए WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चुना था। वो कौन सी समिति थी? वो उर्जित पटेल समिति थी। ठीक है, आगे है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो क्या क्या सम्मिलित होता है? वही आयु सम्मिलित होती है, जीवन स्तर सम्मिलित होता है, स्वास्थ्य सम्मिलित होता है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और मतलब आयु, ये 3 चीज़ें ही सम्मिलित होती है मुख्य रूप से। आगे है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI विकसित किया गया है मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। किसने? मॉरिस डी मॉरिस द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया गया था। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक अभिधान है निफ्टी सूचकांक। निफ्टी 50 आपने सुना होगा। निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं, बड़े शेयर। मानव विकास सूचकांक जिसे HDI कहते हैं सर्वप्रथम कब विकसित किया गया? किसके ने विकसित किया था? तो UNDP ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। आगे है आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात क्या कहलाता है? तो फसल सूचकांक। आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात फसल सूचकांक कहलाता है। आगे है मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण जो है मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा नहीं है। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा है? केरल। केरल जो है सर्वाधिक विकसित राज्य है। और संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने एक विषमता सूचकांक विकसित किया है। इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? रोजगार का स्तर सम्मिलित नहीं था इस सूचकांक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है, तो शिशु मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं था। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2010-11 के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आगे है थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार दिया जाता है किसे? विनिर्मित उत्पाद पर। विनिर्मित उत्पाद पर सबसे अधिक भार दिया जाता है। UNDP का बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक बना है कितने प्रत्ययों पर? 10 प्रत्ययों या 10 इंडिकेटर्स पर। जो बहुआयामी सूचकांक है ना, उसके 10 इंडिकेटर्स हैं। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है। किसे अग्रसित करता है? संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास। इन तीनों चीज़ों को अग्रसरित करता है मानव विकास में बढ़ता हुआ विनियोग। आगे है BSE सेंसेक्स, जो शेयर बाजार में कितनी कंपनियों को होल्ड करता है? तो ये BSE 30 कंपनियों की है और निफ्टी 50 कंपनियों का है। ठीक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है प्रति व्यक्ति आय लिंगानुपात। क्या है? प्रति व्यक्ति आय लिंगानुपात। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो जनसंख्या वृद्धि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन से जितने सवाल पूछे गए हैं हम उन्हें देखेंगे। जितने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन के सवाल हैं। ठीक है, तो विदेशी पूंजी में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? इसे कई बार पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। विदेशी सहायता, विदेशी विनियोग और वाणिज्यिक ऋण, ये तीनों चीज़ें विदेशी पूंजी में सम्मिलित होती हैं। शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है? आयात। ये निर्यात से आयात को जब घटा दिया जाता है तो शुद्ध निर्यात प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार की मात्रा को घटाता है। यदि जितना ज़्यादा आयकर लगाया जाएगा व्यापार की मात्रा उतना ही कम हो जाएगी।
वह उद्देश्य जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है वो है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। जो IMF से लोन लिया जाता है ना, वो भुगतान संतुलन में जो कमी होती है, अस्थायी कमी होती है, उसे दूर करने के लिए ये लोन लिया जाता है। साख पत्र जो LC होता है ना, जो साख पत्र जारी किए जाते हैं, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आयातकर्ता के द्वारा जारी किया जाता है। आयातकर्ता के द्वारा साख पत्र जारी किए जाते हैं। आगे है, साख पत्र को अंग्रेजी में लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट कौन जारी करता है? ये आयातकर्ता द्वारा जारी किया जाता है। आयात की प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो इंडेट से होता है। इंडेट से आयात की प्रक्रिया का आरंभ होता है। ठीक है, चलिए आगे है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य है, तो वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। ओपेक में जितने भी राष्ट्र हैं उन्हें एक बार अच्छे से देख जाइएगा क्योंकि अभी चर्चा में है। ठीक है, पुनर्वित्त संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड एक पुनर्वित्त संस्था है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना ये विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। वह बैंक जो कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है वो है नाबार्ड। आगे है, उरुग्वे दौर की वार्ता किससे संबंधित है? तो उरुग्वे दौर की वार्ता WTO के विकास से संबंधित है, यानी WTO का से संबंधित है उरुग्वे दौर की वार्ता। स्थापना के वर्ष के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे पहले LIC की स्थापना हुई थी 1956 में, फिर UTI की स्थापना हुई थी 1963 में, फिर IDBI की स्थापना 1964 में, फिर सेबी की स्थापना 1988 में। ये सब इंपॉर्टेंट है, इन्हें कोशिश कीजिएगा याद कर लीजिएगा। भारत, ब्राजील, चीन और अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को क्या कहा जाता है? तो G77 जो है वो विकासशील देशों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन में बातचीत करने के लिए बनाया गया एक समूह है। ठीक है, आगे है G8 राष्ट्रों में सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? तो 8 देश सम्मिलित थे। ठीक है, अब वो G7 हो गया है, रूस उससे बाहर हो गया है। तो ये जब पहले की प्रश्न है तो इसमें ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली ये सब सम्मिलित है। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? IMF का 1945 में। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जो है वो विश्व व्यापार संगठन का अंग है। विश्व व्यापार संगठन उसका अंग है, गेट सदस्यों के द्वारा जो स्थापित संगठन है। ठीक है, आगे है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसे गैट कहा जाता है। ये गैट का फुल फॉर्म है। तो ये किसका फुल फॉर्म है? गैट का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। हाल ही में 164वें देश के रूप में WTO में सम्मिलित हुआ है अफगानिस्तान। आगे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO कहाँ, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, हम पहले भी देख चुके हैं। आगे है आर्थर डंकल का नाम किससे संबंधित है? तो ये गैट से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। क्या? डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियाँ। जो डंपिंग रोधी और प्रतिपूरक चुंगियाँ हैं वो कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। कंपार्ट का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण की कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन संबंधित है। कपाट माफ कीजिएगा, कपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण की कार्यक्रमों और सहायता से संबंधित है। जो कपाट है वो एक स्वायत्त संस्था है जो कार्य करती है किसके लिए? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कपाट कार्य करता है। इरडा किसका नियमन करती है? किसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है? तो बीमा जो कंपनियां हैं उनकी विनियामक कंपनी है इरडा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार का अर्थ है स्वर्ण पत्र। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार होता है वो उसका अर्थ है स्वर्ण पत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार जो है वो एप्टा का सदस्य नहीं है। विदेश व्यापार का संवर्धन करता है क्या? ECGC, MMTC और STC ये सब विदेश व्यापार का संवर्धन करते हैं। सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड का गठन किया गया था सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने के लिए। आगे भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय कब लिया था? किस लिए लिया था? तो आलू और प्याज के उत्पादकों के लिए, आलू और प्याज के उत्पादकों के लिए भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। आगे है G15। क्या है? ये संसार के विकसित देशों की एक संस्था है G15। यूरो
राष्ट्रीय मुद्रा है कितने देशों की? यूरोपीय संघ के 20 देशों की मुद्रा है यूरो, यूरोपीय संघ में, जबकि अब 29 देश हो गए हैं। ठीक है। निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु, निर्यातकों के विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है कौन? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। ये निर्यातकों के विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है। आगे है बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आकार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है। तो भारत का वर्गीकरण औसत दर्जे के ऋणी देश के रूप में किया गया है। ठीक है। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां किसे प्रदान की है? सेबी। सेबी जो है वो पूंजी बाजार यानी शेयर बाजार में घोटालों को रोकने का काम करता है। निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है क्या? ईसीजीसी। ईसीजीसी जो है निर्यात वित्तीयन और बीमा संबंधित कार्य करती है। आगे है भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास का कार्य है। ये किसका कार्य है? पर्यटन और होटल उद्योग का विकास, ये आईटीडीसी का कार्य है। ठीक है। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं किसके द्वारा? बैंक, विश्व बैंक के द्वारा राज्यों के अवस्थापना सुधार हेतु ऋण दिए जाते हैं। भारत जिस औषधि पौधे के एकाधिकार को लेकर यूएसए से कानूनी लड़ाई जीत चुका है, वो औषधि पौधा कौन सा है? नीम। जो नीम का पेड़ है उस पर अमेरिका की कंपनियों ने ये कॉपीराइट ले लिया था, मतलब कॉपीराइट क्या, एक प्रकार से एकाधिकार कर लिया था उन्होंने। एक ट्रेडमार्क होता है ना, तो उस पर भारत में कानूनी लड़ाई ली थी और भारत इस पर जीत गया है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत केस जीत चुका है। ठीक है। आगे है यूरोपीय संघ में अब कुल कितने देश हैं? तो अभी 28 देश हैं। एक बार इसको फिर से करंट में देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार पत्र क्या है? ये स्वर्ण पत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है उसका विशेष आहरण अधिकार है स्वर्ण पत्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ से इकोनॉमी के जितने सवाल थे वो खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। धन्यवाद।